Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of बायजूस क्लासेस। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, वेरी कॉस्टली ऑर्गन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। कारण बताया था ना, बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं। आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानेंगे, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें, भाई किस प्रकार से डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या है, ये सब चीजें कैसे सोडियम आयंस एंटर कर रहे हैं एक्सॉन में, कैसे पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप का क्या रोल है। एक एक चीज आपको बताऊंगा डिटेल में, दिमाग के कपाट खुल जाएंगे आपके। बस जरूरी है अटेंटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, डिटर्मिन्ड रहिए, जिद ठान लीजिए कि जीतना है तो बस जीतना है। यह जिद होनी चाहिए आपके अंदर सफलता को पाने की। वो खुशी महसूस कीजिए जब आप नीट का यह बेहतरीन एग्जाम एक बेहतर रैंक के साथ क्लियर करेंगे। कितनी खुशी होगी आपके चारों तरफ, हर चीज आपको बेहतर नजर आएगी। तब ट्रस्ट मी, यू विल स्टार्ट लविंग योर सराउंडिंग्स। व्हाई? बिकॉज आपको लगेगा जितनी मेहनत हमने करी थी, शिद्दत से करी थी, आज वो सफल हुई है। सो हर पल जो है, हर लम्हा जो है, उसे आप सीरियसली, डेडिकेटेड, फोकस्ड तरीके से अपनी एकेडमिक प्रिपरेशन में लगा दीजिए। चलिए, कागज कलम तैयार है आपके हाथ में, कॉपी पेन आपके पास है, इंपॉर्टेंट नोट्स आज भी बनाएंगे। शुरू करें फिर। चलो जी, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं और रिकॉल कर लेते हैं अपना ये जाना पहचाना न्यूरॉन। न्यूरॉन्स, द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी, 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। आपके पैर के अंगूठे से लेकर के आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक इतने लंबे न्यूरॉन्स शरीर में हो सकते हैं। कई तरह के न्यूरॉन्स के बारे में हमने जाना। स्ट्रक्चर के आधार पे न्यूरॉन्स को एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर हमने पढ़ा था। माइलिन शीथ की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे मैंने बताया था माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जिनमें माइलिन शीथ होती है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती है। एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का, जेनरलाइज्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल बॉडी होती है जिसे साइटोन भी कहते हैं, जिसे सोमा भी कहते हैं। ये रहा जी सेल बॉडी और द साइटोन और द सोमा। इसमें न्यूरोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और एक ग्रेन्यूल्स भी हैं जो ग्रे शेड देते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दोज ग्रेन्यूल्स? They are called what? They are called Nissel's granules. They are called Nissel's granules. And what are these granules? They are ribonucleoproteins, RNA particles concerned with the synthesis of enzymes. कैसे enzymes? वो enzymes जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। Nissel's granules के कारण ग्रे शेड आता है। भाई सेल बॉडी से हजारों डेंड्राइट्स निकलती हैं। ये जो एक्सटेंशंस हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन मिलके साइनेप्स भी बनाते हैं। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स होते हैं, डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्सेस भी होते हैं। दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के बीच में भी साइनेप्स हो सकता है। साइनेप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे आगे आने वाले सेशंस में। ये रहा जी न्यूरॉन का न्यूक्लियस, ये रहा एक लंबा सा एक्सटेंशन विच इज कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन हिलॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सॉन हिलॉक को ट्रिगर जोन भी कहते हैं। एक्सॉन हिलॉक इज ट्रिगर जोन। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। जिस नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन का आज हम जिक्र कर रहे हैं, नर्व इंपल्स का ओरिजिन, बिगिनिंग एक्सॉन हिलॉक से ही होता है। ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एक न्यूरॉन में मोस्ट सेंसिटिव पार्ट क्या होता है? एक्सॉन हिलॉक। ये है जी शॉन सेल्स, ये वाले, ये जो ब्लू से कलर से ऐसे हमने दिखा दिया ना, दिस इज शॉन सेल। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शॉन सेल्स? शॉन सेल का दूसरा नाम क्या है?
न्यूरोलेमोसाइट्स। शॉन सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं। माइलिन शीथ लिपिड से बनी होती है। माइलिन शीथ को मेडुलरी शीथ भी कहते हैं और ये इंसुलेशन का काम करती है। एक शॉन सेल और दूसरे शॉन सेल के बीच में जो गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, राइट? क्लियर है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर? तो बस यही चीज और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक्सॉन जो है इसमें नर्व इंपल्स आगे आगे कंडक्ट होती है। न्यूरॉन्स का काम यही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करना, है ना? जैसा कि आप स्क्रीन पे समय देख पा रहे हैं, न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैरी कर रहे हैं। क्या है ये नर्व इंपल्स? कैसे ओरिजिनेट होती है? कैसे न्यूरॉन के एक हिस्से से न्यूरॉन के दूसरे हिस्से तक पहुंचती है, मतलब अक्रॉस द न्यूरॉन? और फिर हम पढ़ेंगे एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में कैसे इंपल्स कंडक्ट होती है, यानी साइनेप्स में भी पढ़ेंगे। सो अक्रॉस एक्सॉन, अक्रॉस साइनेप्स, दोनों बातें मैंने आपको समझानी है। नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, पहले समझते हैं नर्व इंपल्स होता क्या है। ये है जी हेडिंग, नर्व इंपल्सेस क्या है? Sum total of various biochemical electrical changes occurring in a nerve fiber in response to a stimulus। मान लीजिए ये एक नर्व फाइबर है। एक नर्व फाइबर क्या है? इलोंगेटेड एक्सॉन, जिसको एंडोन्यूरियम नाम की लेयर ने कवर करा हुआ है। इसको आपने एक स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस वर्ड का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्टिमुलस कैन बी केमिकल, इट कैन बी मैकेनिकल, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, कई तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं। तो एक नर्व फाइबर को जब हमने स्टिमुलेट करा, उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल इलेक्ट्रिकल बदलाव हुए, उन्हीं को हम नर्व इंपल्स कह देते हैं। ठीक है जी? सो नर्व इंपल्स की परिभाषा आपने क्या लिखी? सम टोटल ऑफ वेरियस biochemical electrical events which are occurring in a nerve fiber in response to a stimulus. What is stimulus? Stimulus is any kind of change in the external environment. The propagation along the nerve fiber is called transmission. So nerve fiber में वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक जगह पे हो रहा है, वही बदलाव दूसरी जगह पे, वही तीसरी पे, तो वही इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट हो रही है ना आगे। सो दिस इज व्हाट इज द नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, ना नर्व इंपल्स प्रोपेगेशन कह देते हैं। हमने पढ़ना है जी नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन अक्रॉस एक्सॉन। एक एक्सॉन में सेल बॉडी या डेंड्राइट से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक कैसे जा रही है इंपल्स। और एक्सॉन भी दो तरह के हैं, माइलिन शीथ हो सकती है, माइलिन शीथ नहीं हो सकती। सो अक्रॉस एक्सॉन में हम पढ़ेंगे कि अनमाइलिनेटेड एक्सॉन में इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होती है। फिर हम जानेंगे कि माइलिनेटेड एक्सॉन में इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होती है। फिर हम जानेंगे कि साइनेप्स में इंपल्सेस कैसे ट्रांसमिट होती हैं। तो ये फ्लो चार्ट जो है ना बना लो। नर्व इंपल्स, उसके नीचे दो बॉक्सेस बना के लिख लो, अक्रॉस एक्सॉन, अक्रॉस साइनेप्स। अक्रॉस एक्सॉन में फिर से दो बातें लिख लेंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। साइनेप्स में भी बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स, दोनों तरह के, वो आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है जी? चलो, सो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस अक्रॉस अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स या अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, जब माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है? फिर आपको बताऊंगा कि अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इंपल्स कैसे जाती है, ट्रांसमिट होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सुनो, न्यूरॉन के एक्सॉन को एनलार्ज्ड व्यू में अगर हम देखें, चलो पहले मैं बना के दिखाता हूं। ये है जी हमारा एक्सॉन, एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट। बाहर की तरफ जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड ECF। क्या कोई मुझे ECF का फुल फॉर्म बताएगा? कौन बताएगा? ECF स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हर सेल के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। व्हाट इज एक्सोलेमा? डायग्राम आप भी बनाएंगे साथ साथ।
एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था दैट इट इज बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये जो एक्सोलेमा है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, अगर मैं इसको बड़े एनलार्ज्ड व्यू में देखूं तो ये मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगी कि भाई बाय लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स याद है आपको, सेल बायोलॉजी में भी पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताते समय, है ना, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। सो ये रहे बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। वही चीज आपको यहां पे कलर्ड डायग्राम में भी दिखाई गई है। ये एक्सोलेमा का हमने एनलार्ज्ड व्यू दिखा दिया। यही देख लीजिए, ये वाली चीज मैंने बना के दिखाई है आपको, राइट। ऐसे में एरो का निशान ऊपर कर देता हूं। द सेम थिंग विच इज शोन हियर, वहां पे येलो कलर लिया गया है इन फॉस्फोलिपिड्स के लिए। सो दिस इज एक्सोलेमा। लेट्स राइट हियर। एक्सोलेमा बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है और ये एक इंसुलेटर है। इट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सोलेमा कहेगी भाई मैं सोडियम पोटेशियम तुम्हें अंदर बाहर नहीं आने दूंगी। अगर किसी आयन को एक्सोलेमा को पार करना है, क्रॉस करना है, तो एक डेफिनेट रास्ता अपनाना होगा। आपको ये दिख रहे हैं बीच बीच में ये चैनल प्रोटीन्स हैं। तो मैं आपके लिए यहां पे एक चैनल प्रोटीन दिखाता हूं, ये येलो कलर यूज कर लेते हैं ऐसे। दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे जिनको चैनल्स कह देते हैं। तो ये वाला चैनल कहेगा भैया मैं सोडियम आयंस की एंट्री को अलाउ करता हूं, सोडियम तुम मेरे थ्रू अंदर आ सकते हो। ये वाला चैनल कहेगा पोटाशियम आयंस मैं तुम्हारा एग्जिट अलाउ करता हूं, तुम मेरे थ्रू बाहर जा सकते हो। तो सादी भाषा में समझिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन दैट इज एक्सोलेमा is by layer of phospholipids. It acts as an insulator. आयंस के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करते फॉस्फोलिपिड्स, लेकिन आयंस को तो एक्सोप्लाज्म से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ से अंदर की तरफ आना जाना लगा ही रहेगा। तो वो काम करेंगे ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं ना आयन चैनल्स। ये ध्यान रखना, बड़ी डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं और साथ के साथ याद हो जाएंगी चीजें। सो आप कहेंगे द एक्सचेंज ऑफ आयंस अक्रॉस एक्सोलेमा अकर्स थ्रू डेफिनेट आयन चैनल्स। जब मैं आयन चैनल कह देता हूं तो ये क्या है? ये एक प्रोटीन ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का ही तो हिस्सा है एक्सोलेमा का। बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड के साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। तो वही प्रोटीन्स कहते हैं कि भाई हम चैनल्स की तरह एक्ट करेंगे, तुम्हें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हम पहुंचा देंगे। कई तरह के चैनल्स हैं, आयन चैनल्स का भी हम जिक्र करेंगे आगे। इतनी बात क्लियर हुई है? ग्रेट, चलो पढ़ते हैं। देखिए जी क्या लिखा है हमारे पास लिखा है लिपिड बाय लेयर ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन। बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है इज गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये इंसुलेशन का काम कर रही है। सो द मेन रास्ता कौन सा है फॉर द करंट टू फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज थ्रू द आयन चैनल्स। ये हुआ आयन चैनल्स का रोल आपको क्लियर। जब आयन चैनल्स ओपन है, व्हेन द आयन चैनल्स आर ओपन, they will allow specific ions to move across plasma membrane down the electrochemical gradient. सोडियम आयंस ने, जैसे ये देखो, ये है एक सोडियम लीकेज चैनल, ठीक है। ये कहेगा सोडियम आयंस मैं तुम्हारी एंट्री अलाउ करूंगा, तुम जिस तरफ को ज्यादा हो अपने ज्यादा वाली कंसंट्रेशन से अपनी कम वाली कंसंट्रेशन की तरफ तुम मूव कर जाओ। तभी हमने ये वर्ड यूज किया डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। पोटाशियम में उल्टा होगा, एक्सोप्लाज्म में अंदर पोटाशियम ज्यादा है, तो जो पोटाशियम वाले आयन चैनल्स हैं वो पोटाशियम का एग्जिट अलाउ करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम की एंट्री हो रही है। और अगर मैं पोटाशियम के लिए ये चीज दिखाता, इधर देख लीजिए, तो पोटाशियम अंदर ज्यादा है, एक्सोप्लाज्म में ज्यादा है, यहां से ये ईसीएफ की तरफ चला जाएगा, मतलब पोटाशियम का एग्जिट हो जाएगा। जिस भी आयन की हम बात करें, मान लो ये चीज क्लोराइड पे भी लागू होगी, सोडियम पोटाशियम पे भी होगी। सो डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जब आयन चैनल्स खुले हैं, राइट जी। आयन चैनल्स बंद भी होते हैं, वो भी हम जानेंगे कब बंद होंगे। इसीलिए यहां पे ओपन वर्ड दिया था, व्हेन द आयन चैनल्स आर ओपन, वो किस प्रकार से आयंस की मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। जब आयंस मूव करते हैं, एज द आयंस मूव, दे क्रिएट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट
आयंस का अंदर बाहर आना जाना एक इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट कर देते हैं और वही ट्रेवल करता है थ्रू द एक्सॉन मेम्ब्रेन. Ion channels open and close due to presence of gates. Important. Ion channels के पास gates होते हैं. Like there are voltage gated channels. There are voltage gated sodium channels, voltage gated potassium channels. जब मैंने गेट वर्ड का प्रयोग करा तो इसका मतलब क्या है? देखो, मैं ना आपको दिखाता हूं एक चैनल जिसका नाम है वोल्टेज गेटेड sodium channel. The name of the channel is voltage gated sodium channel. वोल्टेज का बदलाव इसके गेट को खोलेगा. सो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि भाई वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कुछ इस तरह से है. ये रहा. ये कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, विच इज बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. तो हम थोड़े से फॉस्फोलिपिड भी दिखा देते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी लोकेशन क्या है. ये येलो येलो कलर वाले क्या है? दीज आर दी फॉस्फोलिपिड्स, राइट. और बीच में जो रेड कलर से है दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. इसमें ये वाला जो हमने इसका बैरियर सा दिखाया है ना, ये इस चैनल का गेट दिखाया है. सो व्हाट इज गेट एक्चुअली? दरवाजा जिसे हम कह देते हैं. गेट इज पार्ट ऑफ द चैनल प्रोटीन that can seal the channel, जो चैनल को बंद कर सकता है, राइट. गेट जैसे ऐसे खुलेगा बंद होगा तो चैनल भी खुलेगा या बंद होगा. यहां वाली सिचुएशन में ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज्ड है, राइट, क्योंकि इसका दरवाजा बंद है. अब ये ओपन कब कहलाएगा देखते हैं. मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं जब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को हम ओपन कह सकते हैं. ये देखिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हो गया ओपन. ये वाला जो गेट था मैं ऐसे शेड कर देता हूं. यहां पे क्लोज था, यहां पे ओपन है. जब ये ओपन हुआ तो सोडियम आयंस धड़ाधड़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाहर से अंदर आने लग गए. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ. यू कैन गेट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स. देयर आर लीकेज चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, लाइगैंड गेटेड चैनल्स. कई तरह के चैनल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स में, जिनके थ्रू आयंस का बहाव बना रहता है. सो आप भी लिख लीजिए टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स. इतने क्लियर तरीके से आपको फंडामेंटल सिद्धांत इसका समझ आ जाएगा कि फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. आपको रटना नहीं पड़ेगा ये डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन क्या है. पहले बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल पे चीजों को समझ लीजिए. अभी तक मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन यानी एक्सोलेमा, इट इज बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विच इज एन इंसुलेटर. आयंस के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती. लेकिन बीच बीच में कई जगहों पे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि चैनल्स का काम करते हैं, आयन चैनल्स का काम करते हैं. चैनल इज अ काइंड ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. उसमें गेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. सो टाइप्स क्या क्या है? नंबर 1 लीकेज चैनल्स. लिखिए लीकेज चैनल्स. ये फर्दर दो तरह के होते हैं, सोडियम लीकेज चैनल, पोटाशियम लीकेज चैनल. नंबर 2 लाइगैंड गेटेड चैनल. जो कोई लाइगैंड जब उनके साथ आके जुड़ेगा वो तभी खुलेंगे. जैसे एसिटाइल कोलिन एक लाइगैंड मान लो. एसिटाइल कोलिन आके इस चैनल के साथ जुड़ा तभी इस चैनल ने अपना रास्ता खोला. सो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं. मैकेनिकली गेटेड चैनल जो मैकेनिकल स्टिमुलस आने पे खुलेंगे, राइट. वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो वोल्टेज में बदलाव होने पे खुल जाएंगे. सो ये चार तरह के मुख्य रूप से चैनल्स हैं. इनके सब टाइप्स भी हो सकते हैं. चलिए जी, लीकेज चैनल्स क्या होते हैं? Exolemma has many more potassium leakage channels than sodium leakage channels. This is important. हम कहते हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है ना, जब न्यूरॉन कोई इंपल्स कैरी नहीं कर रहा तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयंस. इसका मतलब क्या है कि पोटाशियम लीकेज चैनल ज्यादा है जिसके कारण पोटाशियम लगातार अंदर से बाहर आता जा रहा है. ठीक है. आयन का फ्लो का डायरेक्शन आपको याद रखना है. सोडियम बाहर से अंदर आता है, पोटाशियम अंदर से बाहर जा रहा है लीकेज चैनल्स के थ्रू. गेट्स ऑफ लीकेज चैनल्स रैंडमली ऑल्टरनेट बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड पोजीशंस. जैसे ये एक पोटाशियम लीकेज चैनल है,
ये खुल गया, ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया, ये रैंडमली होता रहता है। और ये जो ओवरऑल पोटेशियम लीकेज चैनल्स हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन, ये ज्यादा है सोडियम लीकेज चैनल्स के कंपैरिजन में। इसीलिए हम कह देते हैं रेस्टिंग न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो है, यानी जब इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही, तब वो ज्यादा परमिएबल है किसके लिए? पोटेशियम के लिए। लीकेज चैनल्स दो तरह के हैं, सोडियम लीकेज चैनल्स, पोटेशियम लीकेज चैनल्स। ठीक है, सोडियम लीकेज चैनल सोडियम की एंट्री को अलाउ करते हैं, पोटेशियम लीकेज चैनल्स पोटेशियम के एग्जिट को अलाउ करते हैं। डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, देखिए, पोटेशियम आयन लीकेज चैनल्स आर लीकियर देन सोडियम आयन लीकेज चैनल्स। पोटेशियम लीकेज चैनल्स जो हैं वो ज्यादा लीकियर है, इसका मतलब वो ज्यादा ज्यादा पोटेशियम को बाहर भगा देते हैं। सोडियम वाले सोडियम को अंदर लाते हैं, लेकिन वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते। कम सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, चैनल्स का नंबर भी कम है, काम करने का तरीका भी धीमा है, उनका ढीला है, राइट? The membrane's permeability to potassium is much higher. This is very important than the permeability to sodium. This can be framed as a question. Resting membrane permeability किसके लिए ज्यादा है? पोटाशियम के लिए। अब आप ये देखो, ये दिखाया गया है पोटाशियम लीकेज चैनल जो कि इस समय क्लोज्ड अवस्था में है। लिखा है ना क्लोज्ड, ये रहे पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ, ये है पोटाशियम लीकेज चैनल, ये लिखा है चैनल रैंडमली ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो जब ये खुलेगा तो आप देखिए अंदर से चीजें बाहर आ गई, पोटाशियम आयंस बाहर आ गए। सो चैनल का खुलना, चैनल का बंद होना आपको दिखाया गया है, रैंडमली ये हो रहा है। दैट वाज फॉर लीकेज चैनल्स, सोडियम लीकेज चैनल, पोटाशियम लीकेज चैनल। और कौन से चैनल्स बताए? लाइगैंड गेटेड चैनल्स भी होते हैं, चैनल जिसके पास गेट है और एक लाइगैंड के जुड़ने पे वो खुलेगा। लाइगैंड गेटेड चैनल्स ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल स्टिमुलस। जब कोई केमिकल सब्सटेंस आकर के न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को टच करेगा तब ये चैनल खुलेंगे। अब याद कीजिए, जब हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था ना, सिनेप्टिक वेसिकल्स में से एसिटाइलकोलिन निकला, फिर मैंने कहा था एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर जो है वो मोटर एंड प्लेट पे प्रेजेंट है। सो वहां पे जाके एसिटाइलकोलिन जब टच करा तो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करा, वो रिसेप्टर एक तरह का लाइगेंड गेटेड चैनल ही तो है कि एसिटाइलकोलिन आया, रिसेप्टर से जुड़ा, रिसेप्टर ने दरवाजा खोल दिया, द्वार खोल दिए और सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। A wide variety of chemical ligands जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, हॉर्मोन्स, ये पर्टिकुलर लाइगेंड गेटेड चैनल को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अब आप यहां पे डायग्राम में देखिए, दिस इज अ लाइगेंड गेटेड चैनल विच इज इन क्लोज्ड पोजीशन। एक पर्टिकुलर लाइगेंड जैसे कि एसिटाइलकोलिन, ये दिखाया गया एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आकर के जुड़ा यहां पे और ये चैनल ओपन अवस्था में आ गया और जिसके कारण पर्टिकुलर आयंस का फ्लो हो रहा है। क्लियर है जी? लाइगेंड गेटेड चैनल, लाइगेंड मींस अ केमिकल सब्सटेंस। और चैनल्स हो सकते हैं मैकेनिकली गेटेड चैनल्स जो किसी मैकेनिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में खुलेंगे, है ना? जैसे मान लो आपने मेरे हाथ पे यहां पे टच करा, आपने जो टच करा ये स्टिमुलस कैसे परसीव हो गया, यहां से इंपल्स कैसे कैरी हो गई? क्योंकि इस मैकेनिकल स्टिमुलस ने कौन से चैनल्स में बदलाव कर दिया होगा? मैकेनिकली गेटेड चैनल्स में। सो व्हाट आर मैकेनिकली गेटेड चैनल्स? These channels open or close in response to mechanical stimulation that can be vibration, touch, pressure, tissue stretching. कई तरह का मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है। क्लियर हो गए? Mechanically gated channels. Here you can see mechanically gated channel which is closed and mechanically gated channel which is open. Right? चलो जी आगे बढ़े। वोल्टेज गेटेड चैनल्स, चार तरह के चैनल्स थे ना, लीकेज चैनल्स, उसके दो टाइप, सोडियम लीकेज, पोटेशियम लीकेज। देन लाइगैंड गेटेड चैनल्स देखे हमने। अब हम क्या देखने जा रहे हैं जी? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बदलेगा तब वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। जैसे आपने स्टिमुलस दिया न्यूरॉन को, आपके स्टिमुलस देते ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स होता जाएगा, न्यूरॉन के अंदर ढेर सारा सोडियम एंटर करने लग जाएगा। सो वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
These participate in the generation and conduction of action potentials. जैसे यहां पे डायग्राम में गोल्डन से कलर से आपको वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्लोज्ड अवस्था में दिखाया गया है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसने चैनल को बंद करा हुआ है। इस समय मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, राइट जी। जब वोल्टेज में बदलाव हुआ, यहां पे -50 मिलीवोल्ट्स हो गया, ये देखिए चैनल खुल गया, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर हट गया वहां से। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स पोटेशियम का एग्जिट अलाउ करते हैं। अगर यहां पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता तो वो सोडियम की एंट्री अलाउ करता। ये डिफरेंस है, ठीक है जी। चैनल समझ आ गए? मैकेनिकली गेटेड, लाइगैंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड एंड सिंपल लीकेज चैनल्स। ग्रेट, बेसिक सिद्धांत आपको समझ आ गया है, दैट्स नाइस। वोल्टेज गेटेड चैनल्स दो तरह के हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे, ये नाम दिमाग में बिठा लीजिए, तो सोडियम का एंट्री होगा, इनफ्लक्स होगा। चैनल डिजाइंड ही इस तरह से है, वो सोडियम की एंट्री को अलाउ करता है। जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे तो पोटेशियम का एग्जिट होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा। चैनल डिजाइंड ही इस तरह से है कि पोटेशियम का एग्जिट कराता है, ठीक है। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को समझने के लिए हमें अलग अलग स्टेजेस जो पढ़नी है ना, एक पढ़ेंगे हम पोलराइज्ड स्टेट, फिर हुआ वो डीपोलराइज, फिर हो गया रीपोलराइज। एक न्यूरॉन जब कोई इंपल्स कैरी नहीं कर रहा, ये आपके सामने है एक्सॉन, ये कोई इंपल्स कैरी नहीं कर रहा, इसकी इस स्टेज को नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज कहते हैं या नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट भी कह देते हैं। द रेस्टिंग स्टेज ऑफ अ न्यूरॉन, द नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज व्हेन इट इज नॉट कैरिंग एनी इंपल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोलराइज्ड स्टेट। उस अवस्था में क्या है, गौर से देखिए। हमने आपको दिखाया यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये एक्सॉन के अंदर का एक्सोप्लाज्म, ठीक है जी। ये वाली जो मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये दिस इज व्हाट इज द एक्सॉन मेम्ब्रेन। ये पोलराइज्ड है, इस समय नॉर्मल पोलराइज्ड है। नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट में क्या है, एक्सोलेमा के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ये दिख रहा है आपको प्लस का निशान। आउटसाइड ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। यू कैन सी दिस नेगेटिव आयंस, ठीक है जी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है। अंदर भी ये आयंस है, एक्सोप्लाज्म में भी सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट है, लेकिन आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। आप गौर से देखिए, यहां पे आपको पोटेशियम आयंस ज्यादा नजर आ रहे हैं एक्सोप्लाज्म में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपको सोडियम आयंस ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट में बने रहने के अलग अलग कारण हैं। Number one is unequal distribution of ions. Sodium ions are more outside, potassium ions are more inside. Second reason is this structure which is called sodium potassium pump. ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये लगातार अपना काम कर रहा है। ये 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर बुला रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। सो सोडियम पोटेशियम पंप इज डूइंग अनइक्वल वर्क. It is throwing 3 positively charged ions out and bringing 2 positively charged ions inside. 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। तो अनइक्वल काम इसने भी करा, आयंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या हो गया, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल प्रोटीन आयंस, ये इमोबाइल प्रोटीन आयंस एंड फॉस्फेट आयंस हैं, दीज आर मोर इन द एक्सोप्लाज्म। नेगेटिव चार्ज है इन पे। एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल प्रोटीन आयंस एंड फॉस्फेट आयंस आर मोर। तो अब आपको रीजन समझ आ गया कि जो नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट है, इसमें नीचे की तरफ नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्यों है। इसका रीजन बता रहा हूं, व्हाई देयर इज दिस डिफरेंस आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव। 3 रीजंस। नंबर 1, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर दोनों जगह हैं। आप कहेंगे सोडियम भी पॉजिटिव पोटेशियम भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली बात कहां से आ गई। वो इसलिए कि आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। नंबर 2, ऑपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, वो भी अनइक्वल काम कर रहा है, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। तीसरा रीजन, नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल प्रोटीन आयंस आर मोर इनसाइड। सो ये तीनों रीजंस मिल करके एक ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि एक्सॉन के अंदर की तरफ
एक्सोप्लाज्म की तरफ जो वो मेम्ब्रेन का इनसाइड है वहां पे नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है, आउटसाइड इज पॉजिटिव। और अगर आप इस समय यहां पे सेंसिटिव माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगाएं, सेंसिटिव माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगा के आप यहां का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो आपको -70 मिलीवोल्ट्स नजर आएगा। वही -70 मिलीवोल्ट्स जो है दैट इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वैल्यू याद रखिएगा, एक न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है RMP, that is -70 millivolts. Is it clear? समझ आई बात? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट? समझाऊं फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? देखो यहां पे इलेक्ट्रोड्स लगा के भी दिखाई गई है वही चीज। It exists because of a small buildup of negative ions in the cytosol inside of the membrane and an equal buildup of positive ions in the extracellular fluid. Net result क्या है? पॉजिटिव बाहर ज्यादा, नेगेटिव अंदर ज्यादा, जिसके कारण एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। Such a separation of positive and negative electrical charges is a form of potential energy which is measured in volts या millivolts। ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का चार्जेस का सेपरेशन है जिसके कारण एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई है। आप सेंसिटिव वोल्ट मीटर जैसे हमने यहां पे दिखाया है, आपने उसे लगाया सेंसिटिव माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के जरिए, हमें ये वैल्यू मिली -70 मिलीवोल्ट्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड RMP। तो एक क्वेश्चन नीट में ये पूछ लेते हैं, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? इसको ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह देते हैं और वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट्स। -40 टू -90 तक होता है, लेकिन हम टिपिकल एवरेज वैल्यू जो है -70 लेके चलते हैं। इन न्यूरॉन्स the resting membrane potential ranges from -40 to -90 millivolts and a typical value is -70। What is the meaning of this minus sign? ये आगे हमने नेगेटिव क्यों लगाया? Minus sign indicates that inside of the cell is negative relative to outside. Minus is indicating that inside is negative, outside is positive. Okay? A cell that exhibits a membrane potential is said to be polarized। अब हम रेस्टिंग न्यूरॉन को पोलराइज्ड कहेंगे क्योंकि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो कर रहा है, -70 मिलीवोल्ट्स आपको वैल्यू मिल रही है। अब वही फैक्टर्स जो मैंने बोले थे आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नंबर 1, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। नंबर 2, द इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ दैट सोडियम पोटेशियम पंप, अनइक्वल आयंस को बाहर और अंदर फेंक रहे हैं। नंबर 3, वो नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल प्रोटीन आयंस आर मोर इनसाइड। ये 3 रीजंस हैं। दीज आर द 3 फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है? सो पहला रीजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इन ECF एंड साइटोसोल। ये याद रख लेना बात। पहली ये जो बड़ी बड़ी लाइन लिखी है ना, नोट कर लीजिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। नंबर 1, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस। कैसे समझते हैं उसे? ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज रिच इन सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। एग्रीड। साइटोसोल में यानी एक्सोप्लाज्म में मेन कैटायन इज पोटेशियम एंड 2 डोमिनेंट एनायंस आर फॉस्फेट्स अटैच्ड टू मॉलिक्यूल सच एज ATP। ATP के साथ फॉस्फेट होता है ना, तो वो एनायन है। अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड आए। वही बात जो मैंने पहले बोली थी, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस, नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट आयंस, दे आर मोर इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। एक्सोलेमा हैज मोर पोटेशियम लीकेज चैनल्स देन सोडियम लीकेज चैनल्स। एक और बात मिल गई हमें, बिगिनिंग में ही बताया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए। ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, कम सोडियम अंदर आ रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि सोडियम लीकेज चैनल्स का नंबर कम है। नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस दैट डिफ्यूज down their concentration gradient out of the cell into the ECF is greater। क्योंकि पोटेशियम लीकेज चैनल्स का नंबर ज्यादा है तो ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा बाहर को जा रहा है, तो कंपैरेटिवली अब अंदर नेगेटिव ही हो जाएगा। एज मोर एंड मोर पॉजिटिव पोटेशियम आयंस एग्जिट, जैसे ही ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स इंक्रीजिंगली नेगेटिव and outside of the membrane becomes increasingly positive। right? समझ आ रहा है? एकदम सिंप्लीफाइड वे में बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको समझा रहा हूं।
बिल्कुल हर चीज के कपाट खोल खोल के, कुछ भी मैंने सुपरफिशियल लेवल में नहीं बताया आपको, गहराई से समझाइए चीजें ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। एक और रीजन, inability of anions to leave the cell. एक्सोप्लाज्म से फॉस्फेट आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस बाहर नहीं जा सकते। मोस्ट एनायंस इनसाइड द सेल आर नॉट फ्री टू लीव, तो कंपैरेटिवली अब अंदर नेगेटिव ज्यादा हो गया। दे कैन नॉट फॉलो द पोटाशियम आउट ऑफ द सेल, वो पोटाशियम के साथ साथ बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एटीपी एंड लार्ज प्रोटीन्स। तभी हमने कह दिया कि ये इमोबाइल है। नतीजा ये हो गया कि इनसाइड की तरफ नेगेटिव, आउटसाइड की तरफ पॉजिटिव। एक और कारण जो हमें नजर आया था, सोडियम पोटाशियम पंप का ऑपरेशन, सोडियम पोटाशियम एटीपीएसेस जो कह देते हैं, मेम्ब्रेन में जगह जगह पे सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट है। सोडियम पोटाशियम पंप का काम है, इट पंप्स 3 सोडियम आयंस आउट एंड ब्रिंग्स 2 पोटाशियम आयंस इन यूजिंग 1 एटीपी। ठीक है जी। सो इसके लिए ना आप ये टर्म याद रख लो, NOKIA कैपिटल कर दिया, नोकिया। नोकिया से क्या याद रहेगा, N से हो गया सोडियम, O से हो गया आउट, मतलब सोडियम को आउट करते हैं, K से हो गया पोटाशियम और I से हो गया इन यूजिंग 1 एटीपी। सो नोकिया अगर आप याद रखेंगे आपको सोडियम पोटाशियम पंप का काम करने का तरीका समझ आ जाएगा। सोडियम पोटाशियम पंप जो है 3 सोडियम आयंस को बाहर पंप करता है, 2 पोटाशियम को अंदर लाता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम इज वेरी लो, यह बात हमने पहले समझ ली थी, क्योंकि सोडियम लीकेज चैनल्स का नंबर कम है, बिकॉज देर आर ओनली फ्यू सोडियम लीकेज चैनल्स। सोडियम आयन स्लोली डिफ्यूज इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच इवेंचुअली इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कम सोडियम लीकेज चैनल्स हैं तो थोड़े थोड़े सोडियम अंदर आते जा रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं। एक सिचुएशन ये आ जाएगी, इतना ज्यादा सोडियम अंदर हो जाएगा कि भाई गड़बड़ हो जाएगी, तो जो अंदर सोडियम आया उसे उठा के बाहर फेंको। यही काम सोडियम लीकेज चैनल के जरिए जो हो रहा था, सोडियम अंदर आ रहा था, इसको बाहर फेंकने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप है। स्मॉल इनवर्ड सोडियम लीकेज एंड आउटवर्ड पोटाशियम लीकेज, सोडियम अंदर पोटाशियम बाहर, लीकेज चैनल्स के थ्रू। तो सोडियम पोटाशियम पंप ने कहा कि भैया तुम जो धड़ाधड़ अंदर आ रहे हो ना, मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंकूंगा। लीकेज चैनल के थ्रू सोडियम अंदर आया और सोडियम पोटाशियम पंप ने उसे बाहर फेंक दिया। फिर से ये काम लगातार चलता रहता है और इसमें एनर्जी यूज हो रही है, बिकॉज सोडियम पोटाशियम पंप एटीपी इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल इनवर्ड लीकेज ऑफ सोडियम एंड आउटवर्ड लीकेज ऑफ पोटाशियम इज चेक्ड। कैसे चेक होता है? बाय सोडियम पोटाशियम एटीपीएसेस विच आर कॉल्ड सोडियम पोटाशियम पंप्स, बाय पंपिंग आउट सोडियम आयंस एंड ब्रिंगिंग इन पोटाशियम आयंस। कैसे? ये 3 सोडियम आयंस को आउट करेगा और उसके बदले 2 पोटाशियम आयंस को इन करेगा, अनइक्वल काम करेगा। These pumps remove more positive charges from the cell. अभी अभी बोला 3 sodium ions out, then they bring into the cell because 2 potassium ions in, so we call them as electrogenic. सोडियम पोटाशियम पंप, तुम इलेक्ट्रोजेनिक हो, तुम 3 सोडियम को बाहर फेंक रहे हो, ऐसे बना देते। मान लो ये पंप है, सोडियम पोटाशियम पंप ने 2 पोटाशियम आयंस को अंदर लाया गया और 3 सोडियम को बाहर फेंका। Their total contribution पूरे एक्सॉन में इज स्मॉल, ओनली -3 मिलीवोल्ट्स आउट ऑफ द -70 मिलीवोल्ट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो ओवरऑल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो -70 मिलीवोल्ट्स था, जो कि अलग अलग कारणों से था। नंबर ऑफ पोटेशियम लीकेज चैनल्स इज मोर, सोडियम पोटेशियम पंप इज डूइंग अनइक्वल वर्क, राइट? नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल प्रोटीन आयंस आर मोर इनसाइड। कितने सारे रीजंस थे, वही हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट्स जो पोटेंशियल है उसे कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, उसमें से सोडियम पोटेशियम पंप का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। लिखा है ना, -3 मिलीवोल्ट्स आउट ऑफ द टोटल -70 मिलीवोल्ट्स। चलिए, इतनी बात समझ आई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली, है ना? चलो, मैंने आपको बताया था कि एक्सोलेमा को जब हम स्टिमुलस दे देंगे तो इंपल्स कैरी होगी। अब हम वही बात समझने जा रहे हैं, दैट इज जेनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सिंपल बात याद रखना, एक एक्सॉन में कॉन्टिन्यूसली ये सारी बातें हो रही हैं।
सोडियम जो है सोडियम लीकेज चैनल के थ्रू अंदर आ रहा है, पोटाशियम लीकेज चैनल थ्रू से पोटाशियम बाहर जा रहा है, लगातार पूरे एक्सॉन में 3 डायमेंशनल वे में इमेजिन कर लो, सोडियम पोटाशियम पंप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स बंद हैं, रेस्टिंग स्टेज में। वो कब खुल जाएंगे? जब आप कोई स्टिमुलस दे दोगे। स्टिमुलस इज एनी काइंड ऑफ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्टिमुलस के देते ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले और धड़ाधड़ सोडियम आयंस उनके थ्रू अंदर आना शुरू हो गए। जब सोडियम धड़ाधड़ एक्सॉन में आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है अब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। एक्सॉन मेम्ब्रेन में यही तो पढ़ा था पहले, आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव। लेकिन जब स्टिमुलस दिया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले, धड़ाधड़ सोडियम की एंट्री हुई और अंदर की तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो गया। मतलब जो -70 मिली वोल्ट था, जब हम इसे पॉजिटिव कहेंगे तो मतलब ये जीरो की तरफ जाएगा, लेस नेगेटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, +30 मिली वोल्ट तक की वैल्यू को टच कर लेगा। यही है एक्शन पोटेंशियल। सोडियम के इनफ्लक्स के कारण धड़ाधड़ ये जो डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम इनफ्लक्स के कारण हुआ। लेट्स सी हाउ दिस इज हैपनिंग, राइट? Action potential, which is also called impulse, is a sequence of rapidly occurring events that reverse the membrane potential and then eventually restore it to the resting state. Stimulus दिया, जो -70 मिली वोल्ट था, डिस्टर्ब हुआ, जीरो पे पहुंचा, जीरो से +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा, एंड दिस इज व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के खुलते ही धड़ाधड़ सोडियम आयंस की एंट्री हो जाएगी और वो चीज डीपोलराइज हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन की मुख्य वजह होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का खुल जाना और सोडियम का इनफ्लक्स हो जाना, राइट? Action potential has two main phases which we will discuss, depolarizing and repolarizing. ठीक है जी? ये देखो, ये -70 मिली वोल्ट था, यहां से स्टिमुलस दिया गया, -55 एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच गया तो एक्शन पोटेंशियल बनेगा ही बनेगा। उसके बाद हम ले गए इसको +30 मिली वोल्ट तक, दिस इज द डीपोलराइजेशन स्टेज। +30 मिली वोल्ट्स की वैल्यू टच करते ही ये वापस फिर नीचे आ जाता है, रीपोलराइजेशन फेज शुरू हो जाता है। क्लियर है जी? चलो आगे देखें। जब डीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ अब पॉजिटिव चार्ज और बाहर जो है कंपैरेटिवली नेगेटिव। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब -70 था, अब इससे कम होगा, मतलब जीरो की तरफ जाएगा, reaches zero and then becomes positive, यानी +30 मिलीवोल्ट्स। रीपोलराइजेशन में वही चीज फिर से +30 से वापस -70 की तरफ आएगी और कई बार वो इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है कि -70 से भी बढ़ के -90 चली जाती है, जिसे हम आफ्टर हाइपर पोलराइजिंग फेज कह देते हैं। सो डीपोलराइजेशन में क्या हुआ है? सोडियम की एंट्री हुई है, -70 से जीरो, जीरो से +30, और उसके बाद फिर +30 की वैल्यू टच करते ही सोडियम एंट्री स्टॉप हो गई, पोटाशियम का एग्जिट होना शुरू हो गया। एक वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स भी तो हैं। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हुए, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स खुल गए और पोटाशियम का एग्जिट होना शुरू हो गया। जब पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाहर चले जाएंगे, सिचुएशन फिर से वही हो जाएगी जो पहले थी, मतलब फिर से नेगेटिव हो जाएगा। सो +30 से ये वापस -70, -90 तक भी आ सकता है। ठीक है जी? चलो फिर से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इधर देखिए, गौर से देखिए, इन स्लाइड्स के जरिए आपको सब समझ आएगा। ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जहां पे हमें सोडियम आयंस दिख रहे हैं ढेर सारे, हमें पोटाशियम आयंस दिख रहे हैं। ये एक्सोप्लाज्म है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन आयंस, फॉस्फेट आयन, सोडियम, पोटाशियम सब है। ये वाला चैनल देखो, ये दिस इज वोल्टेज गेटेड कौन सा चैनल है? सोडियम चैनल। मैं आपको डीपोलराइजेशन समझाने जा रहा हूं, कैसे होगा। जैसे ही ये स्टिमुलस, ये दिखाया गया ना, ये ऐसे बिजली से गिरती हुई दिखाई गई है, ये स्टिमुलस जो है मिला एक एक्सॉन को, तो ये जो गेट होता है ना वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का, ये दरवाजा खुल जाता है। देखिएगा गौर से, ये स्टिमुलस हमने यहां पे अप्लाई करके दिखा दिया, दिखाने का एक तरीका है, जिसके कारण अब देखो ये वाला गेट खुल गया। कैन यू सी? स्टिमुलस ने क्या करवाया? ये पीछे देखिए, यहां पे गेट बंद था, अब देखिए आगे गेट खुल गया।
So the stimulus, which is the change in the external environment, has done what? It has opened the voltage gated sodium channel. बाकी सारी कहानी चल रही है इस समय. सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम कर रहा है, लीकेज चैनल्स अपना काम कर रहे हैं. एक एडिशनल काम ये हुआ दैट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गया और जिसके कारण क्या हुआ, अब देखो ये धड़ाधड़ सोडियम अंदर आ गया. ये जो सोडियम यहां पड़े थे ना, ये सोडियम सब अंदर आ चुके हैं. यहां पे सोडियम का नंबर बढ़ गया ना. अब जब सोडियम अंदर आ गए तो आप देखो हमने यहां पे चार्जेस पॉजिटिव दिखा दिए. इतने पैच में, इतने हिस्से में पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गया, बाकी जगहों पे अभी भी वही नेगेटिव है. ये एक शॉर्ट पैच ऑफ एक्सोलेमा में. तो मैं कहूंगा व्हेन स्टिमुलस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, स्टिमुलस की एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए. व्हेन स्टिमुलस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज अप्लाइड, और यहां पे थ्रेशोल्ड का वैल्यू -55 मिलीवोल्ट्स था. व्हेन दैट स्टिमुलस इज अप्लाइड, देन व्हाट हैपेंस, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन, देयर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. तो अगर हमसे कोई पूछे कि डीपोलराइजेशन की मुख्य वजह क्या है, हम कहेंगे मुख्य वजह है देयर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस दैट इज रिजल्टिंग इन डीपोलराइजेशन. जो चीज पहले पोलराइज्ड थी, जहां पे पहले शॉर्ट पैच ऑफ एक्सोलेमा में नेगेटिव था नीचे, अब सोडियम की एंट्री ने, धड़ाधड़ सोडियम की जो एंट्री हुई उसने उतने हिस्से को पॉजिटिव बना दिया है. इज इट क्लियर? अब आगे देखिए क्या हुआ. कैन यू सी, सोडियम बाहर की तरफ कम, अंदर की तरफ ज्यादा. अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का ये जो दरवाजा है ये बंद हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल पर्पल कलर से दिख रहा है ना, अब ये खुल जाएगा. वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के खुलते ही अब पोटेशियम धड़ाधड़ बाहर भागना शुरू करेगा. तो जितना हिस्सा अब अंदर पॉजिटिव हुआ था वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयंस बाहर निकल गए. देखिए गौर से, क्या हुआ कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का ये गेट हो गया बंद. अब नहीं आएगा सोडियम अंदर. अब कौन खुल गया है, ये देखो जी, यहां पे हमने ये येलो कलर का डॉट सा दिखा दिया ना, ये इसलिए कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल अब खुल गया है. ये खुला हुआ है. मैं पिछली सिचुएशन में दिखाता हूं, ये बंद है. वो पर्पल कलर वाली दो लाइंस देखिए बंद है. अब आगे देखिए पर्पल कलर वाली लाइंस खुल गई. इनके खुलते ही क्या होना है, ये पोटेशियम का एग्जिट अलाउ करते हैं, ये पोटेशियम की एंट्री अलाउ नहीं करते. ये नेचर है इनका, ध्यान रखना. सो पोटेशियम अब ज्यादा बाहर चला गया. अब यहां देखो पोटेशियम मैंने ज्यादा दिखा दिए क्योंकि पोटेशियम बाहर पहुंच गए. अब जब पोटेशियम बाहर पहुंच गया यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन बाहर चले गए, तो उतना हिस्सा फिर से नेगेटिव हो गया. मतलब अब रीपोलराइज हो गया. पहले पोलराइज्ड था, फिर डीपोलराइज हुआ, फिर रीपोलराइज. मतलब रीपोलराइजेशन की वजह क्या हुई, पोटेशियम का बाहर जाना, मतलब ई फ्लक्स ऑफ K प्लस. ठीक है, ध्यान रखना. डीपोलराइजेशन की वजह इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, बात इतनी पूछी जाएगी आपसे. रीपोलराइजेशन की वजह मैं लिख देता हूं, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम के कारण क्या हो रहा है, repolarization. These channels are slow in opening. These voltage gated potassium channels खुलने में भी टाइम लगाते हैं, बंद होने में भी टाइम लगाते हैं. अगर इनके बंद होने में ज्यादा समय लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल गया, तो जो चीज -70 मिलीवोल्ट्स पे आके स्टॉप हो जानी चाहिए थी वो और नेगेटिव हो जाती है. हाइपर पोलराइजेशन कह देते हैं उसे, वो -90 तक चली जाती है. तो वो रीजन वही हो जाता है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर स्लो इन ओपनिंग and they are also slow in their closing. So more and more potassium keeps on flowing out. ठीक है, ठीक है जी. डर तो नहीं लग रहा? नहीं लगेगा बिल्कुल भी. सब चीजें समझ आएंगी आपको. बस ओपन रहिए. You should be willing to learn new things. I agree, there is so much of terminology, there is so much of information. लेकिन जब एक बार सुन लेते हैं ना तसल्ली से, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं अपने नोट्स, फिर सब चीजें इजी लगने लगती हैं. अरे इतनी बड़ी बातें थी, मेन है क्या, एक्सोलेमा, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बीच बीच में प्रोटीन्स हैं, उनको चैनल कहते हैं, उन्हीं के थ्रू सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर आते रहते हैं. एक सोडियम पोटेशियम पंप है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस अंदर ज्यादा हैं. 3 स्टेजेस हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज जिसको पोलराइज्ड स्टेज कहते हैं, फिर डीपोलराइज हुआ वो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम के कारण हुआ, फिर रीपोलराइज हुआ वो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम के कारण हुआ. दैट इज द कंप्लीट स्टोरी. लेकिन इतने क्रक्स तक पहुंचने के लिए चीजें जाननी तो डिटेल में पड़ेंगी ना. ठीक है जी. सो समझ गए आप, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स के खुलते ही पोटेशियम धड़ाधड़ बाहर चला गया. सो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में ओवरऑल हमने क्या क्या फेजेस देखे, समराइज करते हैं. रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज,
डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। जो रेस्टिंग स्टेज है, जैसे पोलराइज्ड स्टेज कहते हैं, उस समय आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। -70 मिलीवोल्ट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसके कई कारण आपको बताए। डीपोलराइजेशन हुआ जब एक स्टिमुलस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ मिला, उतने हिस्से में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले, धड़ाधड़ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, राइट जी। सो जब सोडियम का इनफ्लक्स जो है अंदर की तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ इनसाइड विल बिकम पॉजिटिव एंड कंपैरेटिवली नाउ द आउटसाइड इज नेगेटिव, कंपैरेटिवली, है ना। अब रिपोलराइजेशन क्या है, धड़ाधड़ पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर दिया, तो मेम्ब्रेन का इनर साइड फिर से नेगेटिव हो गया, आउटसाइड पॉजिटिव हो गया। यही टोटल कहानी है इस नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में। दिमाग में अच्छे से बिठानी है चीजें, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अब एक कंडक्शन जो है एक्शन पोटेंशियल का कैसे हो रहा है, जो इवेंट्स एक छोटे हिस्से में हो रही हैं, जैसे हमने दिखाया कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के खुलने से सोडियम आयंस अंदर आए, ये दिख रहा है सोडियम का इनफ्लक्स। ये छोटे हिस्से में होने वाले बदलाव, हमने यहां पे पॉजिटिव अंदर नेगेटिव ऐसे ये जो चीजें दिखाई है ना, इसको आप देखते जाइए, यही सारे हिस्से में रिपीट होने हैं। अब हमने पहले तो शॉर्ट पैच ऑफ एक्सोलेमा लिया था, अब एक एक्सोलेमा का ज्यादा हिस्सा ले लिया, वही वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल रहे हैं, धड़ाधड़ सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। सो ये ऐसे करके आगे आगे ये चीज कंडक्ट होती जाएगी। एक हिस्से में होने वाले बदलाव उससे अगले हिस्से के लिए स्टिमुलस का काम करते हैं। इज इट क्लियर जी, राइट। ये रहा हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, यहां पे पोटेशियम वाले चैनल्स, और ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो यही सारी इवेंट्स जो हैं वो रिपीट होती जा रही हैं, एज यू कैन सी। अब यहां और यहां में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, इधर देखिए, यहां पे सोडियम लेवल कम हो गया, यहां पे पोटेशियम लेवल ज्यादा है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का, जब ये पोटेशियम इसने ढेर सारा बाहर फेंक दिया, और ये सोडियम लेवल अंदर बढ़ गया है और पोटेशियम लेवल अंदर कम हो गया। सो बस यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बार बार होता रहेगा। रिटर्न कैसे हुआ है, रिपोलराइजेशन स्टेज में कैसे आया है, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स जो हैं, जब ये खुले हैं, इनके खुलने से पोटेशियम बाहर जाने लगा, ये बंद होने में भी समय लगा रहे हैं, राइट, जिसके कारण और ज्यादा नेगेटिव अवस्था आ सकती है। क्लियर है जी। सो रिपोलराइजेशन की मुख्य वजह क्या है, यू कैन सी देयर इज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाना। सोडियम पोटेशियम पंप भैया अपना काम कर रहे हैं, देखिए जी, 3 सोडियम आयंस उन्होंने उठाए और 2 पोटेशियम आयंस वो अंदर लाएंगे। सोडियम को उठा के बाहर फेंका है उन्होंने, लगातार वो ये काम करते रहेंगे, इसके लिए वो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम आयंस को अंदर ला रहे हैं। सो कॉन्टिन्यूसली एक एक्सॉन में ये इवेंट्स लगातार हो रहे हैं, जिसके कारण इंपल्स कंडक्ट हो रही है। एक आखिरी बात समझ लेते हैं, ऑल और नन प्रिंसिपल का क्या मतलब है, ऑल और नन लॉ। एक एक्सॉन को जब आपने स्टिमुलस दिया, अगर वो स्टिमुलस एडिक्वेट स्ट्रेंथ का है तो वो इंपल्स कैरी करेगा, अगर वो स्टिमुलस में स्ट्रेंथ नहीं है एडिक्वेट, तो एक्शन पोटेंशियल कैरी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा स्ट्रेंथ वाला स्टिमुलस देके आप ज्यादा इंपल्स कंडक्ट करा लोगे, नहीं, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा इंपल्स का। An action potential either occurs completely or does not occur at all। होगा तो पूरी तरह से ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे मसल फाइबर में भी हमने पढ़ा था ऑल और नन प्रिंसिपल, कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैक्सिमली करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज ऑल और नन प्रिंसिपल। ठीक है जी, समझ आ गई बातें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। इंटरेस्टिंग बातें ये कि अनमाइलिनेटेड एक्सॉन में इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, उसको कंपेयर करा जब माइलिनेटेड के साथ, तो क्या डिफरेंस मिला हमें। माइलिनेटेड वालों में शॉन सेल्स होते हैं ना, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो माइलिन शीथ तो इंसुलेशन कर देती है, तो नोड ऑफ रेनवियर पर ही बदलाव होंगे। ये सारी चीजें हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। रिवाइज जरूर कीजिएगा, जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको पढ़िएगा, दोबारा भी लिखने की कोशिश कीजिए, वैल्यूज लिखिए, डीपोलराइजेशन में कितना था, रीपोलराइजेशन में वैल्यू कितना हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में कितना हो गया, एक्शन पोटेंशियल इज +30 मिलीवोल्ट्स। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस जरूरी है कि हमारे दिमाग में कंसेप्ट ओवरऑल एकदम से क्लियर हो,
हम कभी कंफ्यूज ना करें कि ये लीकेज चैनल लिखना था यहां पे, या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कहना था, या ये लाइगेंड गेटेड चैनल है। यू शुड बी क्लियर विद द कंसेप्ट्स। चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।